हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्लास 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस किया था और आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड देन उसका आंसर देखना है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए आराम से, और जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा उसे पहले आपने खुद से सॉल्व करना है एंड देन आंसर आपको मैच करना है कि आपने सही करेक्ट किया है या गलत है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक ग्रुप एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है। लास्ट पेज में एक ग्रुप एक्टिविटी दी हुई है, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। देन वी विल स्टार्ट द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। ओके, तो इस ग्रुप एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है? परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेक 4 बीकर्स एंड लेवल देम एज ए बी सी एंड डी। 4 बीकर्स लेना है और उसे लेवलिंग कर लेनी है ए बी एंड सी एंड डी। ओके, ये ए मान लेते हैं कि ये ए बीकर है, दूसरा बीकर ले लेते हैं बीकर बी, तीसरा बीकर ले लेते हैं बीकर सी, और चौथा है बीकर डी। ओके, अब इसमें क्या करना है? पुट 25 ml ऑफ वाटर इन ए बी एंड सी बीकर्स। ए बी और सी में वाटर ऐड करना है। ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड करना है? वाटर, H2O। इसमें भी वाटर ऐड करना है, H2O। थर्ड वाले में भी H2O ऐड करना है एंड फोर्थ में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करना है बीकर फोर्थ में। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है हमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, अब मेजर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ इच लिक्विड कंटेन इन द बीकर्स अबव। उसके बाद आपको इन सारे बीकर्स का टेम्परेचर मेजर कर लेना है एंड देन ऐड 2 स्पैटुला ऑफ पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड हाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड फाइन आयरन फिलिंग्स टू बीकर ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट बीकर ए में क्या डालना है? पोटेशियम सल्फेट। ओके, यानी कि इसमें तो वाटर है, तो वाटर के साथ हम पोटेशियम सल्फेट को डालेंगे। K2SO4 को जब हम डालते हैं तो K2SO4 रिएक्ट तो नहीं करता है वाटर के साथ, लेकिन ये इसमें डिजोल्व हो जाता है, इसका डिजोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, K2SO4 प्लस वाटर। सेकंड बीकर में हमें डालना है अमोनियम नाइट्रेट। ओके, इसमें हमें क्या डालना है? अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। थर्ड बीकर में डालना है हमें कॉपर सल्फेट। इसमें हमें कॉपर सल्फेट डालना है CuSO4। और फोर्थ बीकर में हमें क्या डालना है? आयरन फिलिंग्स, यानी कि Fe डाल देना है। इसमें हमें Fe डालना है। ओके, अब हमें क्या बताना है कि फाइनली मेजर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच ऑफ द मिक्सचर, फाइंड आउट विच रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक एंड विच वन आर एंडोथर्मिक। अब हमें इसका टेम्परेचर मेजर करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक है। तो देखिए यहाँ पे ये सल्फेट आयन क्या कर रहा है? ये सॉल्ट है, सॉल्ट का ही एक टाइप है पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ए और बी में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इसे हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी बीकर में जो डिसोल्यूशन रखा हुआ है वो होगा हमारा एंडोथर्मिक। ठीक है, ए एंड बी का सॉल्यूशन, ए एंड बी ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। और सी में कॉपर सल्फेट के साथ H2O का रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट और वाटर का जब रिएक्शन होगा तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, तो सी बीकर में जो है वो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। एंड डी में क्या हो रहा है? डी में कॉपर सल्फेट के साथ आयरन को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट बना लेता है। तो ये बेसिकली ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं, इसलिए डी भी क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो सी एंड डी एक्सोथर्मिक और ए एंड बी एंडोथर्मिक होगा। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ पहले आपको खुद से आंसर करना है एंड देन आपको आंसर मैच करना है। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए। ओके,
तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे आपको फिजिकल चेंज बताना है। तो फिजिकल चेंज पहले किसे कहते हैं, हम लोग इसे पहले रिमाइंड कर लेते हैं। तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है ना, कलर चेंज होगा या स्टेट चेंज होगा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह का कन्वर्जन हो रहा होगा। जहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है वो होता है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें कलर चेंज होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है ना, स्टेट चेंज होता है और साथ ही साथ में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी होता है ना। और केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, बट फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर पहले भी था, बाद में भी वाटर H2O ही है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। हमें क्या बताना है, नॉट अ फिजिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज कौन है इसमें से वो हमें बताना है। तो एक तो होगा नहीं, है ना। सेकंड ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। आइस का मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होना, ये भी एक तरह का फिजिकल स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, तो ये भी फिजिकल चेंज है, राइट। तो ये भी ऑप्शन ही होगा। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पानी में किसी चीज को घोलना, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्ट को जब हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का, इसमें क्या हो रहा है, स्टेट कन्वर्जन हो रहा है ना। कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है। सॉल्ट पानी में जब मिक्स होता है तो सॉल्ट के आयंस हमें मिल जाते हैं, है ना। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, राइट। लास्ट ऑप्शन है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को जब हम बर्न करते हैं तो हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ में H2O गैस भी रिलीज होती है वेपर के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ में हीट भी रिलीज होती है ना। तो ये किस तरह का चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, राइट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओके। सेकंड क्वेश्चन पहले आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, देन आपको आंसर करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस टाइप का रिएक्शन है ये बताना है। NH3 प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए NH3 है, इस NH3 से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एंड रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। दैट मीन्स क्या कि ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ओके। सेकंड चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, और हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ओके। तो ऑप्शन 1 एंड 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। अब इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरस प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फेरस के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि फेरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाइड्रोजन H2O के साथ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। अब हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा जाता है, जिसका रिडक्शन होता है, राइट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन मेटल का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, वाटर का। तो वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज करेक्ट। तो 1, 2 एंड 4 ये करेक्ट है, किसमें है ये ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, नए
सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ में हीट भी रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो एसिड का डाइल्यूशन यानी कि एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो किस तरह का प्रोसेस होता है, ये पूछा जा रहा है। तो डाइल्यूशन, देखिए एसिड एंड बेस में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, या बेस, इन दोनों को जब हम पानी में मिलाते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, और जब हम सॉल्ट को पानी में मिक्स करते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। सॉल्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। सॉल्ट प्लस वाटर ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एसिड प्लस बेस, एसिड एंड बेस को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड है, इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो 1 भी एक्सोथर्मिक है, सेकंड भी एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेट होना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, कोई भी केमिकल प्रोसेस तो हो नहीं रही है, यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है बल्कि एंडोथर्मिक है। इवेपोरेशन जब होता है, जैसे कि हम स्वेटिंग होती है हमें, तो स्वेटिंग के बाद हमें ठंडक महसूस होती है ना, तो ये एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन के बाद, कैम्फर के सबलाइम होने के बाद भी वहाँ से हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 3 बीकर्स लेवल्ड एज ए, बी एंड सी इच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन। अभी जो मैंने ग्रुप एक्टिविटी कराई है उसी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है। तो इस तरह के जो भी भारी भरकम क्वेश्चन सब होंगे ना, उस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से उसे फोकस करके तैयारी करनी है। ओके। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड वर एडेड टू द बीकर्स ए, बी एंड सी। अब इसमें क्या करना है, 3 बीकर लेना है, ए, बी एंड सी, उसमें वाटर ऐड करना है, तीनों में वाटर ले लेना है, और उसके बाद एक में डालना है NaOH। ठीक है। एक में डाल देना है NaOH, सेकंड में डालना है कॉपर सल्फेट, एंड सी में क्या डाल देना है, सोडियम क्लोराइड। ओके। उसके बाद क्या करा, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेंट इन बीकर ए एंड बी। बीकर ए और बी में जो सॉल्यूशन रखा हुआ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स। ए और बी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या मतलब है इसका, कि ए और बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है ए एंड बी में, राइट। एंड सी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, दैट मीन्स क्या, कि यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। तो सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, बिल्कुल सही, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ एंडोथर्मिक, तो सेकंड गलत हो जाएगा। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये गलत है, टेम्परेचर यहाँ पे फॉल हो रहा है तो एंडोथर्मिक है। इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो 1 and 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट फेरस सल्फेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट फेरस सल्फेट, डाइल्यूट मतलब क्या, पानी में मिक्स। ठीक है। तो डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है यानी कि इसमें वाटर भी है। इसको जब हम ऐड करते हैं एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, यानी कि परमैंगनेट सॉल्यूशन है और एसिडिफाइड यानी हाइड्रोजन सल्फेट भी उसमें मिक्स है। ठीक है। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो लाइट पर्पल कलर का सॉल्यूशन वो धीरे धीरे फेड्स होना स्टार्ट होता है और फाइनली डिसअपियर हो जाता है। तो हमें बताना है कि ये इसमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस ऑब्जर्वेशन का। पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ये ना बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि पोटेशियम एंड मैंगनीज ये दोनों हाईली रिएक्टिव हैं, बोन रिएक्टिव हैं फेरस से। ठीक है। तो जब हम इसमें ऐड करते हैं फेरस सल्फेट को तो क्या होगा, और साथ ही साथ इसमें है H2SO4 भी, बिकॉज एसिडिफाइड है। ठीक है। तो इसका जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है बीइंग मोर
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या कर देता है, फेरस सल्फेट से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, यानी इसको ऑक्सीडाइज करा देता है फेरस सल्फेट को। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया हुआ है फेरस सल्फेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम परमैंगनेट। फेरस सल्फेट तो लेस रिएक्टिव है पोटेशियम परमैंगनेट से, तो ये तो ऑक्सीडाइज करा ही नहीं सकता है पोटेशियम परमैंगनेट को, तो ऑप्शन बी करेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में दिया हुआ है द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की वजह से कलर डिसअपियर होता है, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व, तो ये भी गलत है क्योंकि रिएक्शन तो यहाँ पे हो रहा है ना। पोटेशियम परमैंगनेट जब फेरस सल्फेट के साथ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, ऐड होता है, तो यहाँ पे आपको पोटेशियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, फेरस सल्फेट से ये सल्फेट आयन को डिस्प्लेस कर देता है और अपने साथ बॉन्ड बना लेता है पोटेशियम सल्फेट। इसी तरह से मैग्नीज भी करता है ना। यहाँ पे MnSO4 भी बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है फेरस, तो ये हाइड्रोजन से सल्फेट को रिप्लेस कर देता है और अपने साथ बॉन्ड बना लेता है FeSO4 ओके, और बच जाता है वाटर। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट, जो कि बिल्कुल गलत है। फेरस सल्फेट से ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए ये तो डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड में सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, तो ऑप्शन 2 इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ देते हैं तो वो उसका कलर ग्रे हो जाता है, इसका रीज़न बताना है। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब हम धूप में छोड़ेंगे तो क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है ना Ag प्लस क्लोरीन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सब्लिमेशन यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्कम्पनीड बाय लिबरेटिंग ऑफ हीट, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ ही साथ में हीट भी लिबरेट होती है। लिबरेट होने का मतलब रिलीज होना, हीट इवॉल्व होना। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इज सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में डिजॉल्व होता है तो उससे लाइम वाटर कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म्ड। अब इसमें जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हीट रिलीज होती है, यानी कि ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। उसके बाद द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसको हम जब H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2S। तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बेसिक होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन जो होता है उसका pH आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। एसिड बेसिस सॉल्ट में आपको pH पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ओके, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और एसिड का pH 7 से कम होता है। pH स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर के 0 से लेकर के 14 तक का वैल्यू होता है मेंशन। 7 जो वैल्यू होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे कि वाटर का, तो वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए वाटर का pH होता है 7। और 7 से जब हम इस साइड में बढ़ते हैं तो ये एसिडिक होता जाता है सॉल्यूशन, और 7 से दाएं साइड में जब हम बढ़ते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Barium chloride on reacting with ammonium sulfate, barium chloride on reacting with barium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride। अब यहाँ पे देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है, बैरियम क्लोराइड का आयन अमोनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है और अमोनियम सल्फेट का आयन बैरियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और साथ ही साथ में यहाँ पे बैरियम क्लोराइड जब हम BaCl2 को अमोनियम सल्फेट NH4 SO4 के साथ जब हम करते हैं तो हमें बैरियम सल्फेट मिलता है। तो बैरियम सल्फेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट होता है ना। तो ये साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ ही साथ ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो 2 और 4 दोनों सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, ठीक है, ये नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वाटर की तो H2O डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में। अब हम इसका जब बैलेंस करेंगे तो 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो रहा है? 2:1 का, 2:1 का रेशियो हो रहा है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर यहाँ पे दिया हुआ होता द मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो क्या होता रेशियो? 1:2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि क्या मेंशन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इसलिए 2:1 सही होगा। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रहता तो 1:2 सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस बताना है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर है तो वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, है ना। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या होता है? जब हम एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है? हीट इवॉल्व होती है, तो ये तो एक्सोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, जब ड्राई आइस यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जब सब्लिमेशन होता है तो क्या होती है? ठंडक महसूस होती है ना। तो ये सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, ये एंडोथर्मिक है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का कंडेंसेशन, तो इससे हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। जब वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है तो इसमें हीट इवॉल्व होती है, ना कि हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये तो नहीं होगा, ये एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन होता है तो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। ये वाटर जो है ये क्या करती है? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, तब ये इनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो पाते हैं। इसलिए इवेपोरेशन के ड्यूरिंग क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो 2 और 4 विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो जब हम लेड पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम लेड नाइट्रेट को मिक्स करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड प्राप्त होता है, PbI2, जो कि एक प्रेसिपिटेट है येलो कलर का, ठीक है। जब ये अवेलेबल नहीं है लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 जब ये मौजूद नहीं है तो हम इसकी जगह पे किसका यूज़ कर सकते हैं ये बताना है, ठीक है। तो हम लेड का ही कोई सॉल्यूशन ले सकते हैं, राइट। और इनसॉल्युबल तो लेंगे नहीं, क्योंकि इनसॉल्युबल पहले से ही इनसॉल्युबल है तो हमें बाद में प्रेसिपिटेट कैसे मिलेगा? तो ये तो होगा नहीं। लेड एसीटेट हम ले सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेड एसीटेट यानी कि PB एसीटेट, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसी से बनता है जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है इससे तो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है CH3COO-। ओके, अब इसी के साथ आप लेड को ऐड कर दोगे तो ये हो जाता है PbCH3COO, क्योंकि लेड की वैलेंसी होती है 2 एंड एसीटेट की वैलेंसी होती है 1, तो क्रॉस करने के बाद इस तरह का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। प्लस पोटेशियम आयोडाइड 2Ki, तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलेगा लेड आयोडाइड, क्योंकि हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट ही मिलना है, इसलिए लेड एसीटेट का सॉल्यूशन लेंगे। तो PbI2 प्लस
ये बच जाएगा यहाँ पे CH3COOK। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये डेंसिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। किस गैस का हम यूज कर सकते हैं किसी भी फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल को स्टोर करने के लिए? तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ हम हीलियम गैस का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑक्सीजन तो करेंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है, तो ए एंड बी तो वैसे ही कट जाएगा। सी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, तो डी विल बी राइट आंसर। 15 में है द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। ऑक्सीजन गैस का कॉमर्शियली कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं उसका ये रिएक्शन दिया हुआ है। पोटेशियम क्लोरेट ClO3 क्लोरेट, ठीक है, इसको हीट किया जा रहा है और कैटालिस्ट भी यूज हो रहा है, तब ये बनता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये बताना है कि इसमें से ये किस तरह का रिएक्शन है। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है दो नए सब्सटेंस में, दो नए प्रोडक्ट में, तो ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है एंड साथ ही साथ में हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये एंडोथर्मिक भी है। अब ऑप्शन देखिए, इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, बिल्कुल सही। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं, गलत। इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बाय रिलीज ऑफ हीट, का रिलीज नहीं हो रहा है, ये भी गलत। इट इज अ फोटोकेमिकल, ये भी गलत, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में स्टोर करना, ये एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा है। ओके, तो ये नहीं होगा। सेकंड है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विफाई करना, यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई होकर के ये प्रोसेस हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन। पेट्रोल को जब हम चाइना डिश में ओपन करेंगे तो उसका क्या होगा, ये पेट्रोल लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका क्या हो रहा है, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है केमिकल रिएक्शन। लास्ट है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। जब हम कॉपर वायर को Cu को प्रेजेंस ऑफ एयर है ना, यानी ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन हो जाएगा, जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, अब आप बताइएगा कि कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 17 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड एट रिएक्शन टेम्परेचर। इसमें आपको बताना है कि किस ऑप्शन में करेक्ट स्टेट्स मेंशन किया हुआ है, ये बताना है। ठीक है, एब्रीविएशन जो दिया हुआ है लिक्विड गैस एंड सॉलिड का, तो उसमें कौन करेक्ट है वो बताना है आपको। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसका ये रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों मिलकर के H2O बनाते हैं, तो H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। अब देखिए ये इस तरह का रिएक्शन किस में मेंशन है, हाइड्रोजन गैस इसमें दिया हुआ है प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स लिक्विड, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी होगा, ये नहीं होगा। तो 2 और 3, 2 और 3 विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप आप सभी ने पहले आंसर किए होंगे, तब आंसर को मिलाया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए। अब यहाँ पर से शॉर्ट आंसर शुरू होता है, इसे भी आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है, और टाइप बताना है कि किस तरह का रिएक्शन है, कौन सा टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, एक कंपाउंड टूट करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
एक मेटल अपने हाईली लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है ना। तो Ba+C इस तरह का रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो C के साथ A का बॉन्डिंग हो जाएगा, C के साथ B मिल जाता है, CB+AD। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद फिफ्थ टाइप का हमने क्या देखा था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा होता है तो उसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये 5 टाइप के रिएक्शन में से आपको बताना है कि ये इनमें से कौन किस टाइप का रिएक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो पहले हम इसे केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। N2 ये गैस है, प्लस हाइड्रोजन H2 ये भी गैस है, को जब हम रिएक्ट कराते हैं 773 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं टेम्परेचर को, एंड कैटलिस्ट पे, कैटलिस्ट भी यहाँ पे लिखेंगे, कैटलिस्ट एट 773 केल्विन। ओके, देन क्या बनता है अमोनिया गैस NH3। आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, तभी आप सही से बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें इसे बैलेंस करना है पहले, है ना। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब हाइड्रोजन का देखिए 2 3 6, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो किस तरह का रिएक्शन होगा ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म सॉल्यूशन सोडियम एसिटेट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन है, तो AQ लिखेंगे, प्लस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, CH3COOH। ओके, ये लिक्विड है, प्लस गिव्स सोडियम एसिटेट CH3COONA। सोडियम एसिटेट है, एसिटेट मैंने बताया, हाइड्रोजन हट जाता है ना यहाँ पे, NaOH वाटर, अब बच जाता है क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो H2O। ठीक है, ये भी लिक्विड है ना, और ये एक्वस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह का रिएक्शन है, तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, और ये हाइड्रोजन बेचारा इसके हाइड्रोक्साइड आयन से बॉन्ड बना करके वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है। ओके, बिकॉज यहाँ पे एक बेस एंड एक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो जाता है, और साथ ही साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ओके, थर्ड है इथेनॉल इज वार्म्ड विद इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, CH3COH, और इथेनॉल C2H5, अल्कोहल का एक टाइप है, C2H5OH। ये सब आप चैप्टर 3 एंड 4 में आप पढ़िएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इथेनॉल ये लिक्विड होता है, प्लस इथेनोइक एसिड CH3COH होगा, CH3COOH ये लिक्विड है, टू फॉर्म इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट। तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और साथ ही साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या बनाएगा, CH3COO C2H5 है ना, इसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, C2H5 प्लस क्या बच गया, H, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O, ये लिक्विड, ठीक है। किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन। फोर्थ है इथीन।
इथीन इज बर्nt इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट। इथीन, अब देखिए इथेन जो होता है ना, इथेन, तो ये होता है C2H6। ओके, कार्बन, दो कार्बन, आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि अपने साथ ये चार हाइड्रोजन को चार बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाते हैं और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, तो C2 प्लस 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, तो C2H6 होता है इथेन। जब इसके बाद पास 2 बॉन्ड बन जाता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है इथीन। तो 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गया है ना, और एक 3 और एक 4, तो ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा। तब अब हो जाता है इसका इथीन का फॉर्मूला हो जाता है C2H4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। ओके, जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा 1 2 3, तब एक ही कैपेसिटी हो गई इसके पास एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की, तो एक हाइड्रोजन बच जाता है दोनों साइड में। तब इसका फॉर्मूला हो जाता है C2H2, तब इसका नाम हो जाता है इथाइन। ओके, ये सब आप आगे पढ़िएगा। यहाँ पे दिया हुआ है इथीन, तो इथीन का हो जाएगा C2H4। तो C2H4 के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है, तो क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O, और साथ ही साथ में हीट भी रिलीज होती है और लाइट भी रिलीज होती है। अब इसे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन के साथ बर्निंग हो रही है, तो ये तो कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। तो टाइप इसका क्या हो जाएगा, कंबशन रिएक्शन। एंड अब इसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2 CO2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, बैलेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इथेन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, तो ये आप करेक्ट कर लोगे। यहाँ पे C2H4 हो जाएगा प्लस 3O2 हो जाएगा, गिव्स 2CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ये भी बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, पहले आपने खुद से सॉल्व करना है और तब आपको आंसर यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्मिट रिएक्शन। ओके, थर्मिट रिएक्शन, आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम। आयरन ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसे हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड Fe3, आयरन की वैलेंसी 3, ये वैलेंसी लिखी हुई है। ठीक है, तो Fe और ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड है, प्लस एल्यूमिनियम Al, ये भी सॉलिड है। जब हम इसे हीट देंगे तो क्या होता है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मेल्ट किया जा रहा है इसे, तो मोल्टेन आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फेरस मोल्टेन है इसलिए ये लिक्विड हो गया, प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, Al2O3। ओके, अब इसे बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हमने 2Fe लिख दिया। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2Al लिख देंगे। ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस्ड हो गया। ओके, उसके बाद हमें टाइप भी बताना है, तो ये किस तरह का रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ से रिप्लेस हो गया। फेरिक ऑक्साइड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पे, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, और साथ ही साथ में एल्यूमिनियम ने फेरस को डिस्प्लेस कर दिया है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप जो हो जाएगा आपका ए का क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा एंड साथ ही साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्nt इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम रिबन को जब हम नाइट्रोजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम Mg प्लस नाइट्रोजन गैस N2 गैस है, जब हम इसे बर्न करेंगे तो नाइट्राइड
है ना। नाइट्राइड, नाइट्राइड की वैलेंसी होती है 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो Mg3n2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो कि एक सॉलिड है। अब इसे बैलेंस करना है, यहाँ पे Mg3 है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो हमने 3 लिख दिया, N2 बैलेंस हो गया। ओके, किस तरह का रिएक्शन है ये, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Chlorine gas is passed in an aqueous potassium iodide solution to form potassium chloride solution and solid iodine। क्लोरीन गैस को पास कराना है aqueous potassium iodide solution के साथ, तो पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस Cl2 gives पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस सॉलिड आयोडीन प्राप्त होता है। सॉलिड है और ये है एक्वस, क्लोरीन गैस है और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। अब इसे बैलेंस करना है, यहाँ पे पोटेशियम 1 आयोडीन 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 लिख दिए, अब इसे भी 2 लिख दिया, बैलेंस हो गया। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन पोटेशियम के साथ बॉन्ड बना देता है, आयोडीन बेचारा अकेला हो जा रहा है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, लास्ट है इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर थ्रू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल अल्कोहल का एक टाइप होता है C2H5OH। ये कुछ कंपाउंड हैं जिनका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इथेनॉल C2H5OH ये अल्कोहल है तो इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। बर्न्ड इन एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब हम इसे बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ में हीट भी रिलीज होती है, तो इसे अब बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 2, इधर 1 दिया हुआ है, तो इसे हम बैलेंस करेंगे 2 लिख करके। ओके, और 5 + 1 6, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 2 है। तो इसे 6 करने के लिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3H2O। अब ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 2 2 4, 3 7, इधर कितना है 2, इधर हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 3 2 6 + 1, यहाँ पे भी 7 ऑक्सीजन हो गया। अब ये बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, कंप्लीट दी मिसिंग कंपोनेंट वेरिएबल गिवन एज x एंड y। यहाँ पे x एंड y करके जो लिखा हुआ है उसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस है, तो PbI2 हमें जो मिलता है लेड नाइट्रेट के साथ जब हम पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं तो लेड आयोडाइड प्रिसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, तो x के जगह पे क्या होगा, सॉलिड होगा, बिकॉज प्रिसिपिटेट है, ठीक है। तो यहाँ पे x सॉलिड हो जाएगा और y एक्वस। ओके, सेकंड में कॉपर सल्फेट प्लस, अच्छा, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस, यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, कॉपर नाइट्रेट बन गया और Ag बच जाता है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, Ag 2Ag। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा तो यहाँ पे एक्वस हो जाएगा, प्लस H2 क्या है, गैस है, तो G हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं तो ब्रेक डाउन करेंगे तभी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें आपको बताना है कि एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है और एंडोथर्मिक कौन सा है। डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो डीकम्पोजिशन में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक, हीट का एब्जॉर्प्शन यानी एंडोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड को जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक सॉल्यूशन को पानी में ऐड कर रहे हैं, ये भी एक्सोथर्मिक होगा। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, सॉल्ट को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो एंडोथर्मिक होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी ठंडा हो जाता है। आपने पानी में नमक घोला होगा, जब आप पानी में नमक डालते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, वो अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक है और फर्स्ट वाला एंडोथर्मिक है और ये दोनों एक्सोथर्मिक है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ईमानदारी से आप इसे पहले सॉल्व कीजिएगा, तब इसका आंसर आपको देखना है। ओके,
फर्स्ट है NH3 प्लस O2 गिव्स नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ पे बताना है आपको रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहा जाता है? जो ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो रिड्यूस होता है। ये ध्यान में रखना है हमेशा, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? NH3 के साथ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये NH3 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। NH3 रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा NH3। सेकंड है H2O प्लस F2 गिव्स HF प्लस HOF। यहाँ पे H2O के साथ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, H2O से एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाता है, HOF का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस फ्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन, और H2O का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? H2O। ओके, जो रिड्यूस हो रहा है HOF में। ओके, नेक्स्ट है Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2। यहाँ पे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का CO का CO2 में, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। थर्ड है H2 प्लस O2, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसमें आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जिसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? यहाँ पे लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना। और हाइड्रोजन HCl, तो हाइड्रोजन का रिमूवल यानी कि ऑक्सीडेशन, ओके। और इससे ऑक्सीजन का रिमूवल यानी कि रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो Pb3O4 यहाँ पे क्या है? Pb3O4 ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा तो HCl होगा, ठीक है। उसके बाद है Mg प्लस O2, मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। CuSO4 प्लस Zn, कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल यानी रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसलिए यहाँ पे CuSO4 विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। V2O5 प्लस कार्बन प्लस कैल्शियम, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है वेनेडियम से, तो यहाँ पे V2O5 विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe प्लस H2O, यहाँ पे फेरस के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और H2O से हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यानी H2O रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? H2O। लास्ट है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल यानी रिडक्शन हो रहा है ना। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे जिसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना हो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना हो, तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आप इक्वेशन को कॉपी कीजिएगा। इक्वेशन को कॉपी करने के बाद आपको पहले इसमें बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम एक स्टेटमेंट देंगे कि यहाँ पे NH3 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज इट लूजेस हाइड्रोजन एंड itself gets oxidized to nitrous oxide, ठीक है। इस तरह से हम इसका आंसर करेंगे, ओके। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आंसर भी मेंशन कर दिया है, ताकि आप कॉपी नहीं करना है ना। आप इसे रेफरेंस के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमें आंसर करना है क्वेश्चन का, ठीक है। पहले आपको समझ करके आंसर करना है और तब आप इसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। NH3 is the reducing agent because it gives hydrogen and itself gets oxidized to nitrous oxide। इसी तरह से water is the reducing agent because it loses hydrogen and itself gets oxidized to HOF। Carbon monoxide is the reducing agent because it gains oxygen from ferric oxide and gets oxidized to carbon dioxide। यहाँ पे फोर्थ में था आपका हाइड्रोजन is the reducing agent because itself gets oxidized to water, है ना। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 24 नंबर क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आपको करना है।
lead oxide is the oxidizing agent because it loses oxygen and itself gets reduced to lead chloride। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अभी आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, इससे पहले स्केलेटल इक्वेशन में लिखेंगे एंड देन वी बैलेंस देम। ओके, तो आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए केमिकल फार्मूला लिखना, ज़रूर आना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद। अब देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि स्टेटमेंट पता होता है कि किस तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं, किस तरह से ये क्वेश्चन रह सकता है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ऑन रिएक्शन विद, यहाँ पे दिया हुआ है ऑन ट्रीटमेंट विद, दोनों का सेम मीनिंग है, रिएक्शन ही हो रहा है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद दे सकता है, सोडियम कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विद दे सकता है, सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद दे सकता है। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज, क्वेश्चन का लैंग्वेज पता होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से, है ना। अब यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट डिकम्पोजेज विद दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दे सकता है कि ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट, है ना। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको समझना है, पकड़ना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 25 का। सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ तक हमें पढ़ लेना और इसको पहले लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम NaCO3। स्टूडेंट थोड़ा सा पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। प्लस HCl गिव्स, अब इसके आगे पढ़ेंगे, गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट बाई कार्बोनेट को ही कहा जाता है, हाइड्रोजन की जगह पर बाई यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बाई कार्बोनेट भी दिया हुआ हो सकता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा हो सकता है। इसी तरह से वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए कि केमिकल नेम किस तरह से, किसका क्या केमिकल नेम होता है, कॉमन नेम भी आपको दिया हुआ हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड है तो NaCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, है ना। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है और उसमें हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे, NaCO3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए पहले HCl हाइड्रोजन 1 है, इधर भी हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, सोडियम 2 है एंड यहाँ पे सोडियम 1 प्लस 1 2, कार्बोनेट भी यहाँ पे 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, बस इसमें बैलेंसिंग ही करनी है, टाइप नहीं बताना है। अब आप टाइप, चलिए हम लोग साथ साथ टाइप भी बताते चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, है ना। तो सोडियम यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका एक सोडियम इसमें गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड वाटर एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए लिबरेट्स, लिबरेट मतलब होता है इवॉल्व होना या रिलीज होना, इन तीनों में से कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है ना। लिबरेट्स रहेगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लिबरेट्स वाटर रहेगा तो वाटर के साथ हम क्या लिखेंगे, H2O गैस। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि हमेशा वाटर लिक्विड नहीं होगा, ये गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। ओके, तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन क्या होगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, NaHCO3, HCO3 की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, तो सीधे NaCO3 हो जाता है, प्लस HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड NaCl, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे बैलेंसिंग के लिए, प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसे हम एरो से भी दिखाते हैं और हम G लिख करके भी हम गैसियस स्टेट को शो कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेसिपिटेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है प्रेसिपिटेट का। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1 और 2 और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 ऑक्सीजन 1
प्लस 2 3 है और इधर भी 3 है, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, थर्ड में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद, ऑन ट्रीटमेंट मतलब रिएक्शन है ना, रिएक्ट्स विद, तो कॉपर सल्फेट का क्या होता है CuSO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki होगा, दोनों का दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, इसलिए पोटेशियम आयोडाइड Ki हो जाएगा। गिव्स क्यूप्रस आयोडाइड प्रिसिपिटेट्स, यहाँ पे गिव्स नहीं लिख करके प्रिसिपिटेट्स लिख रहा है, यानी कि प्रिसिपिटेट करता है, बनाता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है कॉपर सल्फेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो, ठीक है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2I2 और यहाँ पे एरो दे देंगे प्रिसिपिटेट का सिंबल, प्लस लिबरेट्स आयोडीन गैस, आयोडीन गैस भी निकल रही है, तो I2 ऊपर एरो अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड ऑल्सो फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट, तो सल्फेट की वैलेंसी 2 तो K2 और पोटेशियम की वैलेंसी 1 तो K2SO4 हो जाएगा। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कॉपर 1 है, इधर भी इधर कितना है कॉपर 2 है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब सल्फेट हो जाता है डबल, यहाँ पे सिंगल है तो इसे भी हम डबल करेंगे तो 2K2 लिखेंगे, 2K2 लिखते ही पोटेशियम कितना हो गया यहाँ पे 4, तो इधर भी हम 4 लिखेंगे है ना। अब आयोडीन को देख लो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 4 बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड इंसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहाँ पे पूरा इक्वेशन आपको नहीं दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को जब हम मिक्स्ड करते हैं, अब देखिए एक थर्ड वर्ड आपको पता चला मिक्स्ड, ऑन ट्रीटमेंट विद हो सकता है, ऑन रिएक्शन विद हो सकता है, एंड ऑन व्हेन मिक्स्ड विद भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे आपको लैंग्वेज पता चलता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का यही फायदा होता है कि आपको वैराइटीज ऑफ वर्ड्स का पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अब कौन सा व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है वो कैसे पता चलेगा, जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे, तो इक्वेशन बैलेंस करने भी आना चाहिए, साथ साथ रिएक्शन लिखने भी आना चाहिए, है ना। तो पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है, राइट, KCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1 होती है, सिल्वर की भी वैलेंसी 1 होती है, तो AgNO3 हो जाएगा। अब इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, पोटेशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये क्या करेगा सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, प्लस AgCl का फॉर्मेशन होगा, तो AgCl जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा हमें। वाइट कलर किसका होता है, पोटेशियम सिल्वर क्लोराइड का होता है ना, तो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे दिया ना, व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो यानी कि AgCl क्या है प्रेसिपिटेट, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ओके, KNO3, ये हमें सॉल्यूशन मिलेगा जिसे हम कहते हैं सुपरनेट या सुपरनेटेंट, है ना, तो इसे हम एक्वस लिख देते हैं। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखिए सिल्वर 1 क्लोरीन 1 पोटेशियम 1 नाइट्रेट 1, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये किस तरह का इक्वेशन है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट डिकम्पोजेज विद, डिकम्पोज हो रहा है तो जाहिर सी बात है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे टाइप क्या हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो केमिकल रिएक्शन लिखना है। अब यहाँ पे भी पूरा इक्वेशन, आपको पूरा रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है। फेरस सल्फेट डिकम्पोजेज विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर की बर्निंग हो रही है यहाँ पे, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होता है, जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अब आप इसका रिएक्शन लिखिए, FeSO4 को जब हम हीट देते हैं तो हीट का सिंबल यहाँ पे लिखेंगे, एंड गिव्स फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, है ना, यही तो है सल्फर गैस जो जिसकी हमें स्मेल मिलती है फेरस सल्फेट को हीट करने पे, ठीक है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे फेरस 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, तो हमने इसे लिख दिया 2FeSO4। अब सल्फेट भी डबल हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 4 2 8, और यहाँ पे है 2 + 3 5 + 3 8, बैलेंस्ड है ना, 2 सल्फर, यहाँ पे भी 2 सल्फर है, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ओके। किस टाइप का रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस टाइप का है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज हीट सप्लाई हो रही है ना।
इसके सारे के आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आंसर 26, पोटेशियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। 27, फेरस सल्फेट को जब हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हीट का सिंबल दिया जाएगा, है ना। फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट। आपने फायर फ्लाइज को देखा है, वो जिसे हम कहते हैं जुगनू, है ना। तो जुगनू जो है वो रात में फ्लाई करता है जब, तो लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट निकल रही होती है उसके पेट से। तो क्या होता है एक्चुअली में, इसके पास, फायर फ्लाइज के पास एक प्रोटीन पाया जाता है, इसमें एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है ल्यूसीफेरिन, ठीक है। ये ल्यूसीफेरिन प्रोटीन क्या करते हैं कि जब ये इनहेल करता है, जब ये ऑक्सीजन इनहेल करता है, जब ये रिस्पायर करता है ना, तो ऑक्सीजन इनहेल करता है, तो ऑक्सीजन का ल्यूसीफेरिन के साथ जब रिएक्शन हो जाता है, यानी कि ल्यूसीफेरिन जब ऑक्सीडाइज होता है, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, और सॉरी हीट नहीं, ये लाइट प्रोड्यूस करता है, और यही लाइट हमें इमिट करता हुआ ये फायरफ्लाइज हमें दिखाई देते हैं। फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, ठीक है। और ये रिएक्शन एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूसीफेरेज। ल्यूसीफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो ये लाइट के साथ, डैजलिंग फ्लेम लाइट के साथ बर्न होता है ना, जस्ट लाइक दैट ये प्रोसेस होती है। ल्यूसीफेरिन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो लाइट इमिट होती है। यही वजह है कि फायरफ्लाइज रात में ग्लो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट but after being plucked from the plant can be fermented. Under what condition do these grapes ferment? Is it a chemical or a physical change? जब ग्रेप्स पेड़ पर लगा हुआ होता है तो ये फर्मेंट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हम उसे तोड़ देते हैं, प्लग कर लेते हैं, तब ये फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कंडीशन है जो इन ग्रेप्स में फर्मेंटेशन कराती है? तो फर्मेंटेशन जो होता है ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ये एक एनारोबिक कंडीशन होती है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिसमें शुगर का ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल में, शुगर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, ठीक है। तो जब ये ग्रेप्स पेड़ पर लगा हुआ होता है, जब प्लांट के साथ होता है, तो इसमें रेस्पायरेशन हो रहा होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा होता है, ऑक्सीजन मिल रहा होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसमें एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा होता है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। और जैसे ही हम इसे पेड़ से डिटैच कर देते हैं, अलग कर देते हैं, प्लग कर देते हैं, तब ऑक्सीजन तो मिलता नहीं है इसे, इसलिए वहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होने की वजह से ये फर्मेंट करने लगते हैं। एंड बिकॉज फर्मेंटेशन में यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, शुगर ब्रेक डाउन होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये किस तरह का चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। क्लियर? तो इसे हम कैसे आंसर करेंगे? Fireflies have a special kind of protein called luciferin that undergoes oxidation by atmospheric oxygen in the presence of an enzyme luciferase. This reaction is accompanied by emission of light. Therefore, fireflies glow at night. Grapes के कंडीशन में क्या होता है? जब ग्रेप्स प्लांट से अटैच होते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसे प्लग कर लेते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे उसे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है। और फर्मेंटेशन जो है एक एनारोबिक कंडीशन है, एंड फर्मेंटेशन में शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसलिए यह एक केमिकल चेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज? अब इसमें आपको बताना है कि फिजिकल चेंज कौन है और केमिकल चेंज कौन है। तो फिजिकल चेंज कब किसे कहते हैं हम? जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही होती है, तो हम उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। और जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? स्टेट चेंज हो रहा हो, या कलर चेंज हो रहा हो, या गैस इवॉल्व हो रही हो, है ना, इन सभी के साथ साथ, इसके साथ साथ अगर कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तब हम इसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, ये क्या है? केमिकल चेंज।
ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन इवेपरेशन ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेट्रोल का सिर्फ और सिर्फ इवेपरेशन हो रहा है, टेम्परेचर स्टेट चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक फिजिकल चेंज होगा। ठीक है। बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को जब हम बर्न करते हैं तो ये नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसलिए ये किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज हो गया। उसके बाद हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, जब हम आयरन रॉड को गर्म करते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये आयरन पहले भी था अभी भी है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं हो रहा है, ना ही कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये किस तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है कर्डिंग ऑफ मिल्क। मिल्क से कर्ड बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एक लैक्टोबैसिलस नाम का एंजाइम होता है, बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जिसके प्रेजेंस में मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से मिल्क के जो प्रोटीन होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, कोगुलेशन होने लगता है उसमें, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब मिल्क से जब कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर हम इसे वापस से मिल्क नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। इसलिए ये किस तरह का चेंज है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे भी सब्लिमेशन हो रहा है, फिजिकल स्टेट सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रही है, कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज, ये हो गया आपका केमिकल चेंज, ये आपका फिजिकल चेंज है, ये आपका केमिकल चेंज है, और ये भी फिजिकल चेंज है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब किसी भी सम मेटल्स को जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हमें मिलते हैं। एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन गिविंग सुटेबल रीजन। इन ऑब्जर्वेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। सिल्वर मेटल के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, सिल्वर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, राइट। सिल्वर बाद में आता है ना, लेडी है जिनकी आयरन लेडी है, को मार्कर सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड नीचे आ रहा है, हाइड्रोजन ऊपर है, यानी कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कोई भी रिएक्शन ही नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी चेंज शो नहीं होता है। ठीक है, इसका रीजन मिल गया आपको। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। जब एल्यूमिनियम ऐड किया जाता है तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। क्यों, एल्यूमिनियम जब हम ऐड करेंगे HCl के साथ तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। सोडियम मेटल एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए जैसे ही हम इसे जब हम वाटर में डालते हैं तो बहुत ही ब्लास्ट करता है, और ये तो एसिड है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सम बबल्स ऑफ अ गैस। सम बबल्स होने का मतलब क्या, स्लो रिएक्शन होना, सम बबल्स बनने का मतलब क्या, स्लो रिएक्शन। ओके। तो जब लेड का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो लेड एक बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल होने की वजह से बिल्कुल स्लो रिएक्शन होता है, इसलिए हमें सम बबल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर। लेड हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर आता है ना, आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद हो तो क्या होता है, पोटा सोडी बरी कैल्सी माग्ने अल्लू मंगू जिनकी आयरन लेडी है ना, हाइड्रोजन नीचे और उसके जस्ट ऊपर में लेड होता है, तो ये बिल्कुल स्लाइटली मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाता है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ बबल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का, इन दोनों क्वेश्चन का हम आंसर किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट 30 क्वेश्चन था इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज अ फिजिकल चेंज एज देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, हमें इसका रीजन भी बता देना है। ठीक है। नेक्स्ट था बर्निंग ऑफ एलपीजी इज अ केमिकल चेंज बिकॉज ऑन रिएक्टिंग ऑन बर्निंग एलपीजी फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ओके। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज बिकॉज इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा है ना, कर्ड, मिल्क से क्या बन रहा है, कर्ड, तो इसलिए ये केमिकल चेंज है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड NH4Cl सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वेपराइज होता है, कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये
फिजिकल चेंज है। इसी तरह से 31 क्वेश्चन, दिस इज बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो आपको लिखने भी आना चाहिए, आंसर करने आना चाहिए, है ना। दिस इज बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो जाता है, तो रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्सोथर्मिक, इसीलिए टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। उसके बाद आपको ये इक्वेशन भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है ना। एंड बहुत सारे मात्रा में क्या होती है, हीट भी रिलीज होती है, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, जो कि इमिडिएटली फायर कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है। थर्ड लास्ट था, लेड के साथ रिएक्ट कराते हैं HCl को, तो क्या होता है, तो लेड इज स्लाइटली मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए ये थोड़ा सा ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाता है, बिल्कुल स्लोली डिस्प्लेस कर पाता है, और एकदम स्मॉल अमाउंट में वो डिस्प्लेस कर पाता है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ बबल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको ये रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A substance X which is an oxide of a group 2 element। अब यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन दे दिया है। पीरियोडिक टेबल आपने तो अभी पढ़ा नहीं है ना, तो फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फिलहाल मैं तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल मैं दिखा देती हूँ कि पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो होता है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन और उसका सेकंड ग्रुप होता है इस तरह से, ठीक है। इस साइड में 1 होता है, उसके बाद यहाँ पे 6 रो होते हैं, उसके बाद 6 कॉलम्स होते हैं, और तब यहाँ पे आपको बीच में होता है 10 ग्रुप्स। तो यहाँ पे कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप, ठीक है। कॉलम्स जो होते हैं उसे कहा जाता है ग्रुप। यहाँ पे इधर 6 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। ये वाली लाइन है, ये 5 6, ठीक है। और इस साइड में आपको यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ओके। उसके बाद यहाँ से आपको हो जाएगा 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाता है आपका 1 2 3, इसे हम कहते हैं पीरियड। 4 5 6 7 पीरियड होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होता है, 1 2, है ना। यहाँ पे आपको टेन, है ना, आपको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद ये 13 ग्रुप नंबर 14 15 16 17 और 18, तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप का नंबर कितना होता है, टोटल 18 होता है, और ये हो गया आपका पीरियड, इसे हम कहते हैं पीरियड, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक ऐसा सब्सटेंस है X जो कि एक ऑक्साइड है ग्रुप 2 एलिमेंट का, तो ग्रुप 2 एलिमेंट ये हो गया, ये आपका ग्रुप 2 एलिमेंट हो गया। अब इस ग्रुप 2 एलिमेंट का कोई एक एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड है सब्सटेंस X, तो आपको तो इतना कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स ऑल्सो। तो बोन्स में कौन प्रेजेंट होता है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो कैल्शियम होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो आपको ग्रुप के बारे में नहीं भी पता है, फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए, ये एक स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है। एक इस तरह से होता है और यहाँ पे 2 लाइनें होती हैं, उसके बाद फिर बीच में 10 और उसके बाद यहाँ पे 6, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की शुरुआत होती है यहाँ से, और उसके बाद सीधे यहाँ पे आ जाएगा हीलियम, उसके बाद यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे होता है बेरिलियम, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम यहाँ पे होता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप आगे बढ़ करके आप इसका आंसर कर सकते हैं, ओके। तो हमें पता चल गया कि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट कौन है, कैल्शियम है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस X है जो कि ऑक्साइड है ग्रुप 2 एलिमेंट का, तो कैल्शियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, सब्सटेंस X है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू X। इसके बाद
ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर, अब इसे ट्रीटमेंट कराना है वाटर के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, राइट। और साथ ही साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है ना, विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो आइडेंटिफाई करना है एक्स का, तो एक्स का तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये कौन सा सॉल्यूशन बनाता है वो नहीं मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो याद रहे ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है नेचर में। तो बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, एंड एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको सेकंड चैप्टर का सेकंड चैप्टर में ये बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। सेकंड चैप्टर में आपको ये पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट का हम पहचान किस तरह से करते हैं, तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे आंसर करना है कि एक्स सब्सटेंस कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इस तरह से हमें इसका केमिकल रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल जो कि आपको क्लास 11-12 में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ग्रुप 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 12 तक, उसके बाद 13 14 17 से लेकर के 18 ये इनर्ट गैस का ग्रुप है, ठीक है। ये रहा आपका ग्रुप 2 एलिमेंट जिसमें आता है कैल्शियम, ओके। तो इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें हर ग्रुप में अलग अलग टाइप के मेटल्स एंड नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक आपको ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और ये रहा आपका नॉन मेटल, और बीच में जो एक लाइनिंग बच जाती है तो वो होता है मेटल वाइट्स, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आपको इसी क्लास में थर्ड चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आल्सो क्लासिफाई देम, अब इसे क्लासिफाई करना है। लेड एसीटेट, एसीटेट एसिटिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है। CH3COH ये होता है एसिटिक एसिड, और इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वो बन जाता है एसीटेट, एसीटेट, ठीक है। लेड एसीटेट है इसलिए Pb, लेड की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, तो इसके साथ हमें 2 लिख देना है, तो ये हो गया लेड एसीटेट, ओके। तो लेड एसीटेट को ट्रीट कराना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फॉर्म लेड क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, तो इसका क्या होगा रिएक्शन, लेड CH3COO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, ओके। अब इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे लेड 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, तो हमने इसे 2 कर देना है, 2HCl। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ इधर कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन है, तो इसे भी हम 2 करेंगे, है ना। 2 कर दिए तो CH3 भी 2 हो जाता है, COO2 हो जाता है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 है, तो ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। इसके साथ आपको स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, तो ये लेड एसीटेट का सॉल्यूशन है तो एक्वस हो जाएगा, ये है ना। 2HCl ये भी एक्वस है। PbCl2 ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें मिलता है, तो ये हो गया प्रेसिपिटेट, ये भी आपको याद रखना है, एंड ये एक्वस। अब हमें इसे क्लासीफाई भी करना है कि किस टाइप का है, क्लासीफाई देम का मतलब टाइप बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है एंड हाइड्रोजन एसीटेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ये किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ ही साथ में प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट है अ piece of sodium metal is added to absolute ethanol to form sodium ethoxide and hydrogen gas। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH जो कि अल्कोहल का एक टाइप है। ये सब आपको अभी आगे जो चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर अभी टफ लग रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन बता दूं, यहाँ पे सोडियम मेटल है, सोडियम Na होगा, मेटल है तो सॉलिड लिखेंगे, प्लस एब्सोल्यूट इथेनॉल C2H5OH ये एक्वस है,
लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड यानी इथेनॉल का जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है, तो ये हो जाएगा C2H5O, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा जैसे एसीटेट बना था, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस H2। ओके, हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है तो यहाँ पे हमने एरो दे देना है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, C2H5O 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन 2, इधर 1, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब इसके साथ भी 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2, ठीक है, बैलेंस्ड। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉलिड आयरन एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आयरन 3 ऑक्साइड, 3 है वैलेंसी इसकी, इसे हीट करना है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिव्स फेरस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस। ओके, अब इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे Fe2 तो 2 लिख दिया हमने, O3 है 3 + 1 4, यहाँ पे भी 2 दिया हुआ है 2 और यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये हो गया 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 + 3 6। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है तो G लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन गैस O2 टू फॉर्म सॉलिड सल्फर S प्लस H2O वाटर, है ना, ये लिक्विड। अब इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना है 2 है, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे हमने 2 लिख दिया। 2 लिखते ही हाइड्रोजन कितना हो जाता है 4, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब सल्फर 2 हो जाता है, यहाँ पे भी 2 लिख दिए, बैलेंस हो गया। ओके, किस टाइप का रिएक्शन है, अच्छा ये वाला रिएक्शन मैंने नहीं बताया टाइप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और फेरस का यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और सल्फर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी रिडॉक्स, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे और ये भी यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल। डार्क कलर बॉटल में हम सिल्वर क्लोराइड को क्यों स्टोर करके रखते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड क्योंकि जब ये धूप में होता है तो ये रिएक्ट करके डिकम्पोज हो जाता है और AgCl दे देता है हमें, इसलिए इसे डार्क बॉटल में रखा जाता है ताकि सनलाइट के एक्सपोजर से ये बच सके और इसका डिकम्पोजिशन ना हो, इसलिए हम इसे डार्क कलर के बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे Mg + Cl2 दिया हुआ है, क्लोरीन 2 है, MgCl2, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद HgO को हीट दे रहे हैं यानी इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे Hg ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम + सल्फर फ्यूज। फ्यूज मतलब कि कंबाइन होना, दो कंपाउंड का एक साथ के फ्यूज होने को कॉम्बिनेशन कहना कहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। बैलेंस करेंगे इसे, सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2Na लिख दिया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है टाइटेनियम क्लोरेट प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस मैग्नीशियम गिव्स टाइटेनियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे Mg1, यहाँ पे भी 1, क्लोरीन 4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 और इसके साथ साथ 2Mg भी लिख दिया, ये बैलेंस हो गया। ये किस तरह का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो टाइटेनियम के साथ टाइटेनियम से क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड
यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, बैलेंस करेंगे इसे, कैल्शियम 1 सिलिकॉन 1 ऑक्सीजन 3, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अल्ट्रावायलेट रेज से हम इसे जब रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है ये, है ना। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? सिंगल कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, और किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है ना, सनलाइट से आ रही है, इसलिए ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे इसका आंसर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड एक्स accompanied by emission of light। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में तो ये एक वाइट कंपाउंड देता है एक्स। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, तो यही तो है एक्स सब्सटेंस, है ना। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड वाई। अब इसे हम नाइट्रोजन के साथ जब बर्न करेंगे, मैग्नीशियम को जब हम नाइट्रोजन के साथ बर्न करेंगे तब क्या प्रोडक्ट देगा वो बताना है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, मैग्नीशियम की होती है 2, तो क्या बनेगा? Mg3n2। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइट, तो ये क्या है? ये हो गया कंपाउंड वाई। ओके, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई, इन दोनों का फॉर्मूला लिखना था। एक्स का फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाई का फॉर्मूला मैग्नीशियम नाइट्राइट Mg3n2। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन x इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब इस x को वाटर में डिसॉल्व करना है, तो सेकंड का हो जाएगा एक्स सब्सटेंस हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा? MgOH2s। ओके, बस इसे बैलेंस करना है। मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1 और 2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेयर कॉपर डज नॉट। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था लेक्चर में, है ना। जिंक को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन से ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन होता है। लेकिन कॉपर कम रिएक्टिव है ना हाइड्रोजन से, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए कॉपर जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, बट जिंक लिबरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सिल्वर आर्टिकल्स generally turns black when kept in open for a few days. The articles when rubbed with toothpaste again start shining. Why do silver article turn black when kept in an open for a few days? सिल्वर आर्टिकल्स को जब हम खुले में छोड़ते हैं तो ये ब्लैक क्यों हो जाता है? सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर में उससे ये रिएक्ट कर लेता है, तो सिल्वर का रिएक्शन हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जिससे कि बन जाता है Ag2s। सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए Ag2s हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और इसलिए इस Ag2s का जो है सिल्वर सल्फाइड, इसका कलर होता है ब्लैक। किस कलर का होता है ये? ब्लैक। यही वजह है कि जब हम इसे खुले में छोड़ते हैं सिल्वर आर्टिकल्स को तो ये ब्लैक हो जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है? टार्निशिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, नेम द फेनोमेनन इन्वॉल्व्ड, तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। एंड सिल्वर के केस में हम इसे क्या कहेंगे? टार्निशिंग। सिल्वर के केस में इसे हम क्या कहेंगे? टार्निशिंग। जब यहाँ पे आयरन रहता तो हम क्या कहते हैं? रस्टिंग। ठीक है, सिल्वर रहे या कॉपर रहे तो हम कहेंगे टार्निशिंग। तो दोनों बातों को आपको मेंशन कर देना है कि दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कोरोजन एंड इन केस ऑफ सिल्वर दिस इज कॉल्ड टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ओके, उसके बाद नेम द ब्लैक सब्सटेंस, तो ब्लैक सब्सटेंस का नेम क्या है? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, तो ये रहा आपका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर है, आपको थ्रू कर सकते हैं, बस समझना है आपको, याद नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। कलर भी आपको याद रखने हैं, कलर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी,
ठीक है। वैसे शॉर्ट में मैंने कुछ डाला हुआ है और डालना है तो डाल दूंगी, है ना। तो कलर भी आपको याद होना चाहिए, कलर से भी सवाल आते हैं। तो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए NO3 ट्वाइस हो जाएगा। ओके, प्लस इन अ बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड। इसे हीट किया जा रहा है, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, हीट किया जा रहा है इसे, तब क्या मिलता है हमें कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है ब्लैक, प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस ब्राउन गैस X। अब इसके साथ कौन सी गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज होगी, है ना, क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड बन गया, बच गया नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। तो ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए कलर पूछा हुआ है, इसको नाम नहीं पता होगा आपको कि कौन सी गैस किस कलर की होती है, तो फिर आप इसका आंसर नहीं कर पाइएगा, इसलिए कलर भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ब्राउन कलर की, ब्राउन फिल्म्स का इवोल्यूशन होता है जब हम कॉपर नाइट्रेट को बर्न करते हैं। तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो अब इसे बैलेंस कीजिए, कॉपर 1 है, यहाँ पे भी कॉपर 1 है, नाइट्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन 1 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे 2 लिख देना है। अब ऑक्सीजन काउंट कीजिए 1 2 1 3 और 2 2 4 4 3 7 हो गया, यहाँ पे कितना है 3 2 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन कितना हो जाता है 3 2 6 2 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे इधर कॉपर भी डबल हो गया, तो कॉपर को डबल करने के बाद 2 ऑक्सीजन 2 2 4 4 4 8, अभी भी कम है, तो यहाँ पे 2 नहीं करके हम इसे 4 करेंगे, 4 NO2। अब काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 2 4 और 4 2 8 12 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमने हीट का सिंबल दे देना है। आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस X इवॉल्व। तो X कौन सी गैस है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, व्हाट कुड बी द pH रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस X। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस X, इस गैस X का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका क्या pH होगा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ना। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस इज एसिडिक बिकॉज इट इज एन ऑक्साइड ऑफ ए नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड होने की वजह से इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन का pH रेंज 1 से लेकर के 7 के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens when a piece of zinc metal is added to copper sulfate solution? जिंक मेटल को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बेचारा अकेला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, जिंक कलरलेस होता है। ओके, कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउनिश रेड। ओके, तो हमें बताना है कि क्या होता है जब जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के साथ ऐड किया जाता है, तो क्या होता है, ये जो कॉपर है वो जिंक सल्फेट पे डिपॉजिट हो जाता है ना, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। उसके बाद आपको ये रिएक्शन लिख देना। सेकंड है, एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एल्यूमिनियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेता है, प्लस H2 रिलीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सिल्वर मेटल को हम कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो सिल्वर और कॉपर, इसमें कौन मोर रिएक्टिव है, को मारकर सिल्वर गोल्ड, यानी कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, है ना। ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इफ द रिएक्शन अकर्स, ये हमने साथ साथ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। What happens when zinc granules are treated with dilute solution of H2SO4, HCl, HNO3, NaCl plus NaOH? Also write the chemical equation if reaction occurs. जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जिंक प्लस H2SO4,
तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, इसलिए ये रिप्लेस कर देता है, जिंक सल्फेट प्लस H2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। HCl के साथ जब हम कराएंगे तो क्या होगा, ZnCl2 प्लस H2। HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसका रिएक्शन थोड़ा सा अलग होगा, है ना। जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, जिंक की 2 होती है, इसलिए NO3 होल ट्वाइस हो जाता है। ओके, प्लस अमोनियम नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ओके, अमोनियम नाइट्रेट भी बनता है और साथ ही साथ में वाटर भी रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो सोडियम मोर रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यह डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा ना। जिंक जो है सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन को, सोडियम को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कमजोर है, वीक है, इसलिए रिएक्शन होगा ही नहीं। लास्ट बच जाता है आपका NaOH, जिंक के साथ जब हम NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, प्लस NaOH। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं, बिकॉज ये बेसिक सॉल्यूशन है तो इसलिए जिंक का रिएक्शन इसके साथ होता है, तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ZnO2 जिंकेट। जिंक की वैलेंसी 2 होती है इसलिए Na2 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम जिंकेट, इसको कहते हैं हम सोडियम जिंकेट, ठीक है। प्लस साथ ही साथ में वाटर, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो H2SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और सोडियम क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, HNO3 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ पे इसका मेंशन है। नेक्स्ट है on adding a drop of barium chloride solution to an aqueous solution sodium sulfite, सल्फाइट है, सोडियम सल्फेट नहीं है, सोडियम सल्फाइट है। सल्फाइट का क्या फॉर्मूला होता है, SO3। सल्फाइट का फॉर्मूला होता है SO3, जिसकी वैलेंसी होती है 2 और सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO3। ओके, सोडियम सल्फाइड प्लस बैरियम क्लोराइड, BaCl2, बैरियम की वैलेंसी 2, इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। अब इसे रिएक्शन कराइए तो क्या होगा, बैरियम सल्फाइड बनता है, BaSO3, दोनों की वैलेंसी 2 इसलिए 2 कैंसिल, BaSO3 प्लस NaCl, तो वाइट प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट, ये बनता है वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब बैलेंस करेंगे इसे, Na2 है, यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 NaCl, Cl2, बैरियम 1, सल्फेट 1, बैलेंस्ड हो गया। व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इस प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को और अदर किस नाम से हम बता सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सोडियम के साथ क्लोराइड और बैरियम के साथ सल्फेट, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। On adding dilute hydrochloric acid to the reaction mixture, white precipitate disappears। अब जब इसके साथ NaCl हम मिक्स करते हैं बैरियम सल्फाइड के साथ, इस बैरियम सल्फाइड के साथ, है ना, जो रिएक्शन मिक्सचर हमें मिला है उसके साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, बैरियम सल्फाइड के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तब वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका रीजन बताना है। तो बैरियम सल्फाइड के साथ जब हम HCl को रिएक्ट कराएंगे तो बैरियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, BaCl2 का फॉर्मेशन होगा, बैरियम क्लोराइड प्लस साथ ही साथ में वाटर भी रिलीज होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। तो यहाँ पे बैरियम क्लोराइड जो होता है ये एक सॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए ये सॉल्यूशन का वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो डिसअपियर हो जाता है बैरियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। बिकॉज बैरियम क्लोराइड इज वाटर सॉल्युबल, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ये आंसर है इसका। व्हेन वी add dilute HCl to this reaction mixture, barium chloride, sulfur dioxide and water are formed as the reaction product. Barium chloride is water soluble,
हेंस इट मेक्स द वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर, और ये रिएक्शन आपको लिख देना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विथ 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एक कंटेनर है कॉपर का और दूसरा कंटेनर दिया हुआ है एल्यूमिनियम का। अब यू आर ऑल्सो प्रोवाइड विद सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट HCl, HNO3, Zn क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, इन विच ऑफ द अबव कंटेनर दिस सॉल्यूशन कैन बी केप्ट। कॉपर कंटेनर में हम किस सॉल्यूशन को डाल सकते हैं? हमारे पास 4 तरह का सॉल्यूशन है, HCl है, HNO3 है, जिंक क्लोराइड है एंड वाटर है। अब इसमें हम कौन सा सॉल्यूशन डाल सकते हैं और इसमें कौन कौन सॉल्यूशन डाल सकते हैं, तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर के साथ इन सभी का रिएक्शन कराना होगा, है ना, और एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्शन कराना होगा। जिसके साथ हाईली रिएक्शन हो रहा है उसमें हम उस सॉल्यूशन को नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उसका रिएक्शन हो जाएगा। जिसके साथ रिएक्शन नहीं होगा तो उस कंटेनर में हम उसे डालेंगे, है ना। अब कॉपर के साथ जब हम HCl को रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, राइट। तो इसलिए कॉपर के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए कॉपर में हम HCl को डाल सकते हैं, इसमें हम HCl को डाल सकते हैं। सेकंड है HNO3। HNO3 के साथ जब हम कॉपर को रिएक्ट कराएंगे तो HNO3 जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए ये ज़्यादा इजीली रिएक्ट कर लेगा, इसलिए हम इसमें HNO3 को नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ इसको कराकर देखिए, जब हम एल्यूमिनियम के साथ HNO3 को रिएक्ट कराते हैं, HNO3 को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसलिए हम इसमें एल्यूमिनियम कंटेनर में HNO3 को डाल सकते हैं क्योंकि ये इसे प्रोटेक्ट करेगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा, इसलिए इसमें हम HNO3 को डाल सकते हैं। HCl को नहीं डाल सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इसमें रिएक्शन हो जाएगा। तो HCl को कॉपर कंटेनर में डालेंगे, HNO3 को एल्यूमिनियम में डालेंगे। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड को जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो इसलिए ये कॉपर से रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसे कॉपर कंटेनर में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें जिंक क्लोराइड का कोई भी कॉपर से रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो कॉपर कंटेनर में हम जिंक क्लोराइड भी डाल सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम कंटेनर में जिंक क्लोराइड डाल सकते हैं। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए एल्यूमिनियम कंटेनर में जिंक क्लोराइड को डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए हम इसमें जिंक क्लोराइड को नहीं डालेंगे। लास्ट बच जाता है आपका वाटर। तो वाटर के साथ दोनों ही HCl हो, कॉपर हो या एल्यूमिनियम है, ये दोनों ही लेस रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए हम इसमें कॉपर कंटेनर में भी वाटर को डाल सकते हैं और एल्यूमिनियम कंटेनर में भी वाटर को डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने HNO3 और H2O को डाल सकते हैं और इसमें हम H2O, HCl एंड जिंक क्लोराइड को डाल सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका 44 क्वेश्चन जो कि हमने कर लिए। आई होप आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, और लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय।